हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं से और कक्षा 10वीं के ऐसे टॉपिक से जिससे आपको बहुत डर लगता है। और दोस्तों, आज मैं आपका वो डर मिटाऊंगा जिसके माध्यम से आप 10वीं में साइंस विषय में आसानी से पास हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगी। तो दोस्तों, मैं रुद्रेश पांडे और आज मैं अपना नया टॉपिक जो कि क्लास 10 से साइंस विषय से लेकर आया हूं। और इस विषय के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके माध्यम से आप आसानी से 10वीं पास कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपना विषय पर बात करेंगे, विषय को देखते हैं कि क्या कहलाता है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं विज्ञान की। विज्ञान में दोस्तों 3 विषय होते हैं। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा विज्ञान के बुक के हिसाब से जो कि कक्षा 10वीं में चल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर कक्षा 10वीं में विज्ञान विषय में जो पहला टॉपिक है वो है हमारा रसायन विज्ञान। कौन सा टॉपिक है? रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में जो प्रश्न के जो चैप्टर्स चालू होते हैं वो होते हैं हमारे फर्स्ट से लेकर के 5 चैप्टर तक। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले से लेके 5वें चैप्टर तक यहाँ पर विज्ञान विषय चालू होता है जिसमें रसायन विज्ञान चालू हो रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का विषय चालू होता है और इसमें 6 से लेकर के 9 तक जीव विज्ञान का विषय चलता है। और फिर इसके बाद होता है हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पर दोस्तों 3 विषय मिला करके एक विषय का निर्माण करते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर परेशान होते हैं किस तरीके से विज्ञान विषय को पास किया जाए। तो दोस्तों, घबराना बिल्कुल नहीं है। विज्ञान कोई बहुत बड़ा विषय भी नहीं है। विज्ञान एक छोटा विषय है, समझेंगे आप इसे तो बिल्कुल छोटा है। आम विषयों के जैसा नहीं है कि रट लेंगे और रट के और लिख आएंगे। इसे आपको याद के करने के साथ साथ, रटने के साथ साथ इसे बेसिक समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं यहाँ जो अभी प्रेजेंट में आपको बतलाने वाला हूँ वो एक ऐसा है जिसके माध्यम से आप सिर्फ कम समय में और कम लिखावट में, कम याद करने के तरीके में आप उसे पढ़ करके जाएंगे और पास हो जाएंगे बस। अधिकांशतः मेरे पास कई स्टूडेंट्स की कमेंट आ रहे थे, वीडियो पर कमेंट आ रहे थे मेरे यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट्स का कहना भी है कि सर ऐसे कुछ क्वेश्चंस बतला दीजिए आप जिसके माध्यम से हम लोग 10वीं में कम समय में पास हो जाएं। आप सबको पता है फ्रेंड्स कि अगले महीने यानी अप्रैल से हम लोग के एग्जाम्स चालू होने वाले हैं। सॉरी, मई से। नेक्स्ट मई जो है मंथ वो अप्रैल है। और 1 मई से जो है एग्जाम्स चालू होने वाले हैं, एनुअल बोर्ड्स यानी कि 10th और 12th के। तो आप सब लोग जो है तैयारी के लिए जुट गए हैं। और साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स जिनको डर लगता है, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया और इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, तो आप डरिए नहीं। आपके पास बेटर ऑप्शन मिलने वाला है। उस बेटर ऑप्शन में आप जितना हो सके तैयारी कीजिए। और जो आपको डाउट्स निकलते हैं आप उन डाउट्स को गोला बना लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे फिर बताइए कि सर इस क्वेश्चंस को कैसे क्लियर करना है, कैसे याद कर सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पर उस क्वेश्चंस को अलग से एक डिटेल में बताऊंगा। उस क्वेश्चंस का आंसर यदि आपको नहीं मिल पा रहा है, जो अभी मैं प्रेजेंट में इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं यहाँ क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको अपनी परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड में सर्च करना है। परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन में सर्च करने के बाद भी यदि आपको कहीं वो आंसर नहीं मिल पा रहा है तो आप इस क्वेश्चंस को कमेंट में मेरे पास सेंड करिए। मैं आपको उसको डाउट के साथ क्लियर करूंगा, याद करने का छोटे से छोटा तरीका बताऊंगा। ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर कि सबसे ज्यादा किस विषय से, यहाँ पर किस विषय से सबसे ज्यादा पेपर में आता है। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि सर तीनों विषय को कैसे याद करें। एक विषय याद हो जाता है, दूसरा भूल जाते हैं, दूसरा याद होता है, तीसरा भूल जाते हैं। डरिएगा नहीं, कुछ एक विषय भी याद करके आप जाएंगे तो पास हो जाएंगे। वहां कोई ये नहीं कहा गया है पेपर में कि हमें तीनों विषय याद होना चाहिए तब जाके आप पास होंगे, तीनों में बराबर बराबर लिखना है तब जाके आप पास होंगे। ऐसा कोई औपचारिकता नहीं निभानी है वहां जाके। सिर्फ आपको एक विषय यानी कि जूलॉजी, सॉरी जीव विज्ञान या इसके अलावा भौतिक विज्ञान जो आपको इजी पड़ता हो,
यदि आप मैथमेटिक्स में अच्छी परफेक्ट हैं, सारे मैथ्स को क्लियर कर लेते हैं, तो आप भौतिक्स के डेरिवेशन कंप्लीट कर लीजिए, कुछ ऐसे 5-10 डेरिवेशंस कंप्लीट कर लीजिए, आपको फेल होने की कोई बात नौबत ही नहीं आएगी किसी भी तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में बतलाऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आईएमपी हैं और पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर जीव विज्ञान की, और जीव विज्ञान विषय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा पेपर का पैटर्न क्या होता है। पेपर पैटर्न क्या होता है, अधिकांशतः स्टूडेंट्स ये सोच के चलते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 100 मार्क्स का आया तो ये भी 100 मार्क्स का ही आएगा, ये डाउट होता है। जो उन स्टूडेंट्स को डाउट होता है जो कम पढ़ते हैं, साल भर जो बुक्स को नहीं देखते हैं, सिर्फ एग्जाम टाइम देखते हैं, वो ज़्यादा घबराहट महसूस करने लगते हैं। तो आपको इस तरीके से कोई भी घबराहट महसूस नहीं करना है, सिर्फ ये वीडियो उठाकर देखना है, और गारंटी के साथ आप 100% गारंटी है मेरी, आप फेल नहीं होंगे, आप पास हो जाएंगे। तो करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो पेपर पैटर्न है वो 100 का नहीं होता है, यहाँ पर जो पेपर होता है वो होता है सिर्फ 80 मार्क्स का, सिर्फ 80 मार्क्स का यहाँ पर पेपर होता है। उसमें से भी आपको सिर्फ 27% यानी 27 नंबर लाना पड़ते हैं पास होने के लिए। यहाँ पर आपको 33 की कोई आवश्यकता नहीं है, 33 हमें 100 के बाद चाहिए पड़ते हैं, जब 100 का पेपर होता है तब हमें 30 ऑफ चाहिए पड़ता है। तो ये डाउट आप क्लियर हो गया आपका। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि 27 मार्क्स में हमें ऐसा क्या है जिसमें हम जल्दी से पास हो जाएं। मैंने ये वीडियो एक टॉपर के लिए भी बनाई है और एक उस स्टूडेंट्स के लिए भी बनाई है जो साल भर नहीं पढ़ा है, सिर्फ 1-2 क्वेश्चंस पढ़ के भी पास हो सकता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि हमें चाहिए सिर्फ 27 मार्क्स। 27 मार्क्स हमें यदि मिल जाते हैं तो हम पास हो गए पेपर में। अब 27 कैसे मिलेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं हमारे बहुविकल्प प्रश्न। कैसे प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या होता है, सबसे पहले आते हैं हमारे सही विकल्प, और जब सही विकल्प के बाद दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो खाली स्थान का होता है कि हमें खाली स्थान लिखने के लिए आते हैं। तीसरा प्रश्न होता है हमारा सही जोड़ी बनाइए, आप आसानी से बना सकते हैं। और चौथा प्रश्न होता है एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ पर 4 टॉपिक बनते हैं आपके, एक सही विकल्प का, दूसरा खाली स्थान का, तीसरा बनता है सही जोड़ी का, और चौथा बनता है एक शब्द में उत्तर दीजिए। ध्यान देने वाली बात है कि ये आपको कितने नंबर की मिलती हैं, 5, 5, 5 और 5, टोटल मिला के आप 20 नंबर तो यही कवर कर सकते हो। कितने मार्क्स क्लियर हो गए आपके, 20 मार्क्स। अब स्टूडेंट्स का कहना है सर 20 के 20 क्लियर पूरे होते कहाँ हैं, तो मैं एक आपको सलाह देता हूँ सबसे बड़ी कि 20 क्लियर तो नहीं होते पर 15 तो होते हैं। 15 तो सही करके आइए आप। 15 सही करने के लिए आपको बहुत बड़ी कोई ताकत नहीं लगानी है। आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका आप इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो 15 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो ये 15 का आपको कोई मेहनत करके नहीं चाहिए ज़्यादा। एक छोटी सी ट्रिक है, मैं वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो 15 ये होगा, इसके बाद मुझे चाहिए 27 क्लियर करने के लिए, तो सिर्फ हमें चाहिए यहाँ पर 12 मार्क्स। 12 मार्क्स कैसे आएंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन क्लियर करने से। या तो आप 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए, या 3 मार्क्स के आप 4 क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए, या फिर इसके अलावा 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए। ओनली सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। अब वो आप सोच लीजिए आपको कौन से करना है। यदि आप एक सिक्वेंस भी लेके चलते हैं, जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा है कि हमें किस तरीके से पास होना है, तो आप सिर्फ 3 क्वेश्चन कोई भी सिक्वेंस के याद करके चले जाइए। वो मैं यहाँ पे आपको आईएमपी दूंगा, अभी ऐसे आईएमपी दूंगा जिनके माध्यम से आप आसानी से सिर्फ उतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे तो पास हो जाएंगे। ये मैं लिख के देता हूँ आपको। तो सिर्फ आपको इतना सा तैयारी रखना है, फेल होने के कोई चांसेस ही नहीं है, कहीं से कोई मौका ही नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, बच्चे डायग्राम अच्छा बनाते हैं, 9th-10th के स्टूडेंट्स जो होते हैं डायग्राम बना लेते हैं, लेकिन उनके पास ये मोटिव नहीं होता कि डायग्राम सही कौन सा है और कौन सा हम बना के जाएं जो हमें पेपर तक मिल जाए। तो दोस्तों मैं यहाँ कुछ ऐसे डायग्राम्स भी बताऊंगा जो चैप्टर वाइज रहेंगे, जिनकी आप तैयारी करके जाएं तो आसानी से आप उनको बना सकें वहाँ पे जाके। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर उन चैप्टर्स की जिनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ चैप्टर जीव विज्ञान की। जो हमारा मेन टॉपिक है वो लेंगे हम जीव विज्ञान से।
जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर जीव विज्ञान में कितने चैप्टर होते हैं, किस किस से जितना आना है, और अभी प्रेजेंट में जो कोरोना की लहर भी फिर से वापस आ गई है और जो पिछले साल भी चल रही थी, इस कोरोना की लहर के कारण कुछ चैप्टर्स भी हटाए गए हैं। तो मैं वो चैप्टर भी आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो हटाए हैं और उनमें से नहीं आना है। तो आप लोग बिल्कुल सटीक होकर बैठिए और सिर्फ वीडियो पर ध्यान दे के सुनिए, देखिए वीडियो को। और जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहेंगे, तो अपनी कॉपी पेन उठाइए और उसमें लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और लिखने के साथ साथ आपको उनके आंसर आपको सर्च करके लिखना है। जो आंसर आपको ना मिले वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। तो ध्यान दीजिए मैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ चैप्टर से लिख रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम बात करने वाले हैं हमारे विज्ञान विषय के जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जीव विज्ञान में 6 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 14 चैप्टर, 15 चैप्टर, 16 चैप्टर। अब यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं जो हटाए हैं, एक 7 चैप्टर हटाया है यहाँ पे जो कि पेपर में नहीं आने वाला है, और दूसरा 14 चैप्टर और 16 चैप्टर। यहाँ पर ये 3 चैप्टर हटाए गए हैं जो कि पेपर में नहीं आने वाले हैं। वो भी सिर्फ कोरोना के कारण पेपर में हटाए गए चैप्टर्स हैं जो कि परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोर्ड में भी दर्शाए गए हैं। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि ये 3 चैप्टर 7, 14 और 16, 7, 14 और 16। ध्यान देना दोस्तों, इन चैप्टर्स की यदि कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है कि पुरानी परीक्षा अध्ययन इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, परीक्षा अध्ययन होती है उनके पास पुरानी, और पढ़ के जाते हैं वो चैप्टर या जाएंगे इस साल जो पेपर में नहीं आना है। तो आपके मन में ये डाउट क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि यहाँ पर 3 चैप्टर जो हैं इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा और ना आएगा आपका थ्योरिकल में लिखने के लिए। ठीक है, ये किससे संबंधित हैं? तो ये जो चैप्टर हैं वो जीव विज्ञान से संबंधित होने वाले चैप्टर हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, भौतिकी। भौतिकी से कौन कौन से चैप्टर हैं? तो 10वां चैप्टर, 11वां, 12 और 13। कितने चैप्टर होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं वो हैं हमारे पास सिर्फ 4 चैप्टर। इन 4 चैप्टर से हमें तैयारी करना है। बायो की बात करें यहाँ पर जीव विज्ञान की, तो 1, 2, 3, 4। अभी प्रेजेंट में बायो से भी यहाँ पर सिर्फ 4 चैप्टर निकल के आ रहे हैं, लेकिन पहले होते थे 7 चैप्टर। तो बायो से भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस उठते थे वो बायो से इसी कारण से आते थे, अभी भी उन्हीं से आएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, डाउट्स ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स के कि अब हो सकता है चैप्टर हटाए गए हैं तो ये अलग होगा कुछ, या ब्लूप्रिंट कुछ चेंज हो जाएगा। ब्लूप्रिंट चेंज होगा, लेकिन आपको नहीं घबराना है, ना आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना है। आपको सिर्फ करना क्या है कि जो चैप्टर हटाए हैं इनके आसपास से जो चैप्टर जुड़े हुए हैं इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये माइंड में बात लेके चलना है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ 4 चैप्टर फिजिक्स के हैं और 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। अब केमिस्ट्री में किया क्या है, रसायन विज्ञान में कुछ टॉपिक हटाए हैं। वो कौन कौन से टॉपिक हैं वो मैं उस क्वेश्चंस को अलग कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। अभी मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस बताने वाला हूं प्रत्येक चैप्टर का। तो वो यदि कोई चैप्टर ऐसा है जिससे वो क्वेश्चंस नहीं आना है तो वो आपको पास शो नहीं होगा, तो आप समझ लीजिए कि वो नहीं है। यदि आपको पिछले साल तक लगता है, जैसे एग्जाम्पल कि तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए, तंत्रिका कोशिका, तो यहाँ पर तंत्रिका कोशिका किस चैप्टर से संबंधित रख रही है? तो चैप्टर नंबर 7 से, जो कि हटाया गया है। समझ रहे हैं आप बात को? यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 जो कि क्रॉस किया गया है, तो आपको इसकी तैयारी नहीं करना। तंत्रिका कोशिका इस बार पेपर में नहीं आएगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन लो मैं संवेदांग का, संवेदांग ये आएगा क्या? रिसेप्टर, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी चैप्टर से हट गया है, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। अब इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे, समन्वय जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब हटाए गए हैं, तो आपको बिल्कुल तैयारी नहीं करना है। अब आपको तैयारी किस विषय में, किस चैप्टर से कितनी करना है वो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर जीव विज्ञान में 6वें नंबर के चैप्टर की। इसमें कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 6 के कुछ आईएमपी प्रश्न मैं दे रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आईएमपी इतने आईएमपी हैं कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, बस आपके तैयारी करने की देर है। तो आइए देखते हैं कौन से आईएमपी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आपको बोर्ड पे शो हो रहे हैं सारे आईएमपी
कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारी बॉडी में आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, इसका आंसर आपको याद करना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। तीसरा क्वेश्चन है जल से बाहर निकालने पर मछलियां क्यों मर जाती हैं। चौथा क्वेश्चन है मानव में होने वाली पाचन क्रिया को बताइए। मानव में पाचन क्रिया जो होती है उसको आपको बताना है। मानव में हृदय की कार्यविधि का वर्णन करना है, हृदय का डायग्राम बनाना है और उसकी कार्यविधि का वर्णन करना है। इसके बाद धमनी और स्राव में अंतर। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को मोस्ट आईएमपी देने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकांशतः पेपर में पूछा ही जाता है और प्रति वर्ष पूछने जाने वाला क्वेश्चन है। धमनी और स्राव या फिर आक्सी और अनाक्सी, इसलिए मैंने दोनों को कॉमन करके यहाँ पे दिया है, देख सकते हैं आप। धमनी और स्राव, आक्सी और अनाक्सी में अंतर। इसके बाद पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है। भाई पौधे तो होते हैं, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से क्यों उतना इंपॉर्टेंट माना गया है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वृक्क में मूत्र बनने की प्रक्रिया का वर्णन। हमारे जो वृक्क हैं, किडनीज हैं, इसमें यूरिन का निर्माण किस तरीके से होता है उसकी प्रक्रिया का आपको वर्णन देखना है और याद करके पेपर में अवश्य जाना है। यदि आप नहीं जाते हैं तो आपका रिजल्ट खराब होगा और आप बोलेंगे सर हम फेल हो गए, तो फेल आप इसी वजह से होंगे, आप पढ़ के नहीं जाएंगे। दूसरा पॉइंट की बात करूंगा मैं यहाँ पे, और कौन से आईएमपी क्वेश्चंस हैं। तो एक सबसे पहली बात मैं बात करूंगा प्रकाश संश्लेषण की, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। ये 6वीं क्लास से बच्चा पढ़ते आ रहा है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रक्रिया बताइए, फार्मूला लिखिए। C6H12 आप बचपन से ऐसा पढ़ते आ रहे हैं, इस फार्मूला को याद रख के जाना है आपको। ये भी बहुत ज़्यादा आईएमपी है। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ चित्रों की बात करूंगा कि इस चैप्टर से कौन से ऐसे चित्र हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है चित्र के नाम से उत्सर्जन तंत्र। कौन सा तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। सबको पता है उत्सर्जन तंत्र होता है, और इसके डायग्राम आपको पढ़ के जरूर जाना है, याद करके जाना है, किस तरीके से नामांकित करना है उसको। बच्चे क्या करते, डायग्राम बनाना सीख जाते, नामांकित करना भूल जाते हैं। तो नामांकित पढ़ के जाना, ये गलती आप नहीं करिए। और 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है आईएमपी, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मानते हैं हम इसे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो होता है हमारे नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना, दो जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वृक्काणु, वृक्क, तो वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन, इतना ध्यान रखना है आपको। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, डायरेक्टली नहीं आता है क्वेश्चन इसके, अथवा में एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, वो भी डायग्राम वाला, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप घबराना नहीं, क्योंकि नेफ्रॉन की संरचना सरल नहीं होती है, थोड़ी सी कठिन होती है और प्रत्येक बच्चा बनाने के लिए घबराता है। दूसरी आती है हृदय की संरचना, जैसे मैंने इसी क्वेश्चन में डाउट क्लियर कर दिया। तीसरा क्वेश्चन आता है हृदय, तो हृदय की संरचना, इसको भी आपको नामांकित करके आना है पेपर में, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, हृदय की संरचना आती है। और हृदय की संरचना के बाद आता है हमारा पाचन तंत्र, चौथे नंबर पे, कि पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, पाचन तंत्र नामांकित करना है आपको। और छठवां जो आईएमपी प्रश्न है वो होता है हमारा, सॉरी 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है जो पेपर में आता है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है, श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र। ये सारे चित्र आपको बना के देखना है, कौन कौन से, इससे ज्यादा हट के कोई क्वेश्चन है ही नहीं है डायग्राम्स के नाम पे, सब इतने ही क्वेश्चन है जो आपको डायग्राम बनाने आएंगे। कुछ फिजिक्स में जो है, कुछ फिजिक्स में है जो मोटर वगैरह, डायनोमो वगैरह आपको बनाने आएंगे, बाकी के सब यहाँ पर बायो में दे दिए गए हैं। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र, नेफ्रॉन की संरचना, इसके बाद हृदय की संरचना, और हृदय की संरचना के बाद पाचन तंत्र, पाचन तंत्र के बाद आता है हमारा श्वसन तंत्र। ये 5 से 6 प्रकार के डायग्राम्स आपको क्लियर करना है। और इसके बाद आपको एक भी डायग्राम बायोलॉजी सब्जेक्ट यानी कि जीव विज्ञान का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि हमारा 7, तो 7 यहाँ पर कट गया है, 7 चैप्टर यहाँ पर क्रॉस किया है, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट में इस साल हटाया गया है। हम बात करेंगे 8 चैप्टर की। 8 चैप्टर से कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अध्याय जो है हमारा वो 8 है, और 8 में ऐसे कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन हैं आइए देखते हैं। तो 8 में सबसे पहले चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जनन क्या है, परागण क्या है। परागण में 2 क्वेश्चन और बन जाते हैं, स्वपरागण और परपरागण। डेफिनेशन बहुत इजी हैं, आपको एक बार में याद हो जाएंगे। जैसे किसी स्टूडेंट्स को याद ना हो, प्लीज मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो स्वपरागण और परपरागण में अंतर भी आता है,
जो कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। इसके बाद स्वपरागण की परिभाषा और परपरागण की परिभाषा 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। यहाँ पे मैं बात करूंगा द्विविखंडन बहुविखंडन से किस प्रकार डिफरेंस है, किस प्रकार से भिन्न होता है। तो यहाँ पर द्विविखंडन क्या है और बहुविखंडन क्या है, मेरी कुछ वीडियोस पहले इन दोनों को डिस्क्राइब किया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्लैंड्स की क्या भूमिका होती है, तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके बारे में बात करूंगा मानव में प्रसरण के कार्य और स्वपरागण पर मैं पहले बता चुका हूं। प्रजनन के महत्व क्या है, प्रजनन के क्या महत्व होते हैं, लैंगिक जनन के लक्षण क्या है, उसके बाद अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर क्या होते हैं, और निषेचन और परागण में अंतर। दोस्तों यहाँ मैं प्रत्येक चैप्टर से सिर्फ 7, 9 और 10, इससे ज़्यादा कोई IMP नहीं देने वाला हूँ और इससे कम भी नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आपसे जो टॉपर्स स्टूडेंट हैं उनसे 100% रिजल्ट भी चाहिए, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ के जाने वाले हैं उनके लिए सर मेरा एक ही निवेदन है कि एक चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन भी याद करके आप जाएंगे तो आप फेल नहीं होंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव 10 नंबर से ही सही हो पाते हैं 20 में से, तो भी आप फेल नहीं होंगे। दोस्तों मैं नेक्स्ट चैप्टर 9 जो कि आनुवांशिकता है, आनुवांशिकता, इसके ऊपर कुछ IMP क्वेश्चन बतलाने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा जो आनुवांशिकता है उससे IMP क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, मानव में, यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूं, देखिए आप, लिंग निर्धारण कैसे होता है। आप सबको पता है कि मानव में गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र में जो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46, ठीक है। और 46 गुणसूत्रों को कैसे डिस्क्राइब करके यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है, वो है क्वेश्चन कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, ये 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप, बहुत ज्यादा IMP प्रश्न है, पेपर में आता ही आता है, और आपको याद एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकता क्या है, जो कि चैप्टर से रिलेटेड है। आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकता क्या है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा होता है उसे आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है। या इसके लक्षण या आनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं, तो आप इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस क्लियर करके जाइए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रभावी लक्षण क्या है, प्रभावी लक्षण क्या है। इसमें प्रभावी लक्षण की बात करते हैं, क्या, सॉरी डाउट हो गया, क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा यहाँ पे द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। द्विसंकर, यहाँ पर क्रॉस 2-3 प्रकार के होते हैं, द्विसंकर क्रॉस क्या है, क्रॉस क्या होता है, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे अगला, मेंडल का पृथक्करण का नियम, जो कि बहुत ज्यादा IMP है, मेंडल का पृथक्करण का नियम, IMP क्वेश्चन है ये भी। और इसके बाद जो IMP है वो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, मेंडल के स्वतंत्र अभ्यून का नियम, मेंडल के स्वतंत्र अपभ्यून, अपभ्यून का नियम। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट बन रहा है, आप याद नहीं कर पा रहे हैं, वो आप आसानी से यहाँ पे मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आप समझा दीजिए। कितना सरलता से मैं समझा पा रहा हूँ, आपको उतनी सरलता से समझाऊंगा और आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो आप निश्चिंत होकर मुझे कमेंट बस करिएगा और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र क्या है और या किसे कहते हैं। क्वेश्चन है गुणसूत्र, मैंने आपको भी बताया है कि मानव में 46 क्रोमोसोम्स गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा भी लिखा जाता है क्रोमोसोम, थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा आपको, क्रोमोसोम भी यहाँ पे लिख के आता है पेपर में, ठीक है। क्रोमोसोम क्या है, लक्षण लिखिए, सॉरी इनके प्रकार लिखिए, इसके प्रकार, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। डाउट क्लियर होना चाहिए आपका दोनों क्वेश्चंस के ऊपर से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा जो 9 चैप्टर से आने वाला है, गुणसूत्र के कार्य भी आते हैं और महत्व भी आते हैं, तो ये सब आप क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। समजात अंग और समवृत्ति अंग क्या है, समजात व समवृत्ति अंग क्या है, अंग के बारे में पूछ लेते हैं या क्या है, इनका पूरा डिस्कशन आपको एक बार पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये भी डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है कि अवशेषी अंग क्या है, समजात अंग,
समवर्ती अंग, इसके बाद अवशेषी अंग, अवशेषी अंग भी होते हैं। ये क्या है, अवशेषी क्या है, अवशेषी अंग क्या है, यहाँ पे आपको क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन है जो सीरीज का, कि जैव विकास से आप क्या समझते हैं, जैव विकास क्या होता है। और जैव विकास के साथ साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन है, समजात समृद्धि अंग आप यहीं क्लियर कर लेंगे, दोनों में अंतर भी पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन किस प्रकार से सही है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में। और लास्ट जो क्वेश्चन है जो अधिकांशतः पूछने जाने वाला क्वेश्चन होता है हमारा, वो बहुत ज़्यादा आईएमपी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जीवन संघर्ष से आप क्या समझते हैं और जाति उद्भवन क्या है। जीवन संघर्ष से आप क्या समझते हैं या जीवन संघर्ष क्या है, और जाति उद्भवन क्या है, जाति उद्भवन, इसके बारे में आपको डाउट क्लियर करना है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिखाए आपको लिखाए हैं, ये सारे 9 चैप्टर से हैं, आनुवांशिकता से हैं। तो आप डाउट बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़िएगा, पूरा पढ़ के जाइएगा, आसानी से आप 80 मार्क्स में से 50 क्रॉस कर जाएंगे, 60 क्रॉस कर जाएंगे। यदि आप पूरे क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपको बिल्कुल कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो आपसे ना बने, यहाँ तक कि आप इन क्वेश्चन को याद करने का ऑप्शन भी क्लियर कर लेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उन स्टूडेंट्स को एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि जो ऑब्जेक्टिव आते हैं पेपर में, वो मैं लास्ट के पेपर के एक दिन पहले एक वीडियो डालूंगा जिसमें कुछ कॉमन जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो मैं शेयर करूंगा आपसे। तो प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको देखते रहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे अगले चैप्टर्स, जैसे कि 10 तो यहाँ पे फिजिक्स का चैप्टर है, मैं सिर्फ बायो की बात कर रहा हूँ प्रेजेंट में। तो नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा पर्यावरण, तो हमारे पर्यावरण से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं और पेपर में आते हैं। तो हमारे पर्यावरण के साथ हम बात करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन बनता है हमारा ओजोन परत का। ओजोन परत क्या है, आइए लिख के मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिससे आप आसानी से क्लियर कर सकें। सबसे पहले हमारा चैप्टर चेंज हो जाता है यहाँ पे 15 चैप्टर में प्रकाश संश्लेषण, पर्यावरण, श्रृंखलाएं कुछ, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित बेसिकली क्वेश्चंस आप अधिकांशतः क्वेश्चंस आप जानते हैं कि पर्यावरण में कौन कौन से पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम ही है हमारा पर्यावरण, बहुत इजी चैप्टर है। इसके क्वेश्चंस आप ज़्यादातर पढ़ के जाइए क्योंकि आप इससे याद जल्दी रख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जैसे चैप्टर है वैसे ही क्वेश्चन निकलते हैं। प्रदूषण क्या है, पहला क्वेश्चन बनता है प्रदूषण क्या है, और अधिकांशतः पूछते हैं ध्वनि प्रदूषण के ऊपर, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पर्यावरण से संबंधित बनते हैं कि पर्यावरण खुद क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण क्या है, तो ये भी आपको डाउट क्लियर करके जाना है। अधिकांशतः छोटे छोटे क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद जैव निम्नीकरण पदार्थ और अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं। तो जैव निम्नीकरण एवं अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं। अजैव निम्नीकरण अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं और आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसके बाद पूछे जाते हैं पारिस्थितिकी क्या है। अच्छा क्वेश्चन निकलता है यहाँ पे पारिस्थितिकी क्या होता है, ये भी आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद बनता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शाकाहारी और मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों से आप क्या समझते हैं। तो शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। सर्वाहारी ये क्या क्या होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ के जाइए, 2 से 3 नंबर के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे आसानी से। इसके बाद मैं बात करूंगा ग्रीन हाउस प्रभाव, ये आईएमपी क्वेश्चन स्टार बना लीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन परत। तो कौन कौन से मैं पॉइंट लिख रहा हूं, अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, और तीसरा हो जाता है जो हमारा पॉइंट है वो होने वाला है ओजोन परत क्या है। ओजोन परत कैसे पृथ्वी अम्ल नहीं, ओजोन परत क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पेपर में आने वाले हैं। और इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, आप थोड़ा सा सुनिए।
और इसके अलावा खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में पूछे जाने वाला होता है वो है हमारा कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे दूर कर सकते हैं आप, ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण क्या होते हैं। इस क्वेश्चन को आप सुनिए और याद करिए। इसके अलावा ओजोन परत की क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या उपाय या कदम उठाए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर यानी कि 15, इसके अलावा यहाँ पर 14 और 16 चैप्टर हटाए गए हैं। कोरोना के कारण यहाँ पर 2 चैप्टर्स की कमी हो गई है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं इन चैप्टर्स से पूछे जाने वाले हैं। इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको इन्हीं के माध्यम से ज़्यादा नंबर मिलने के चांस रहेंगे। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। और आज मेरी इस वीडियो में सिर्फ जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी चैप्टर ही यहाँ पर मैंने क्लियर किया है। बायोलॉजी से जितने भी चैप्टर संबंधित हैं उन सबको मैंने आपको आईएमपी क्वेश्चन के रूप में बता दिया है। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आने वाली है यानी कि कल, नेक्स्ट डे, आज जो वीडियो अपलोड होगी उसके नेक्स्ट डे जो वीडियो आपको मिलने वाली है वो मिलेगी आपको भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे आपको बतला दिए जाएंगे, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। साथ ही साथ आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी रेडी हो जाएं। और यदि आप 10th पास कर चुके हैं तो 12th क्लास जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरा। और आप सब लोग इस चैनल से जुड़े रहें और 12th क्लास बायोलॉजी जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हैं, और 12th में जो बच्चे कोचिंग्स नहीं जा पाए हैं या इस बार पढ़ नहीं पाए हैं वो लोग मेरे यूट्यूब के माध्यम से आसानी से पढ़ सकते हैं। और यदि उन्हें कोई सा भी डाउट है तो आप उस पर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।